क्लास 10 केपी के चैप्टर नेम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 13 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन 4 सर्कल्स आर गिवन, फिल इन द करेक्ट सर्कल ओनली। यानी कि हर एक सवाल के साथ 4 पॉसिबल आंसर हैं, उनमें से जो दुरुस्त जवाब है उसे हमें सिलेक्ट करना होगा। जैसे पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज, यानी कि एक रेगुलर हेक्सागोन का जो एक्सटर्नल एंगल है वो कितना होता है। देखें, रेगुलर हेक्सागोन एक ऐसी शेप को कहेंगे, एक ऐसे पॉलीगॉन को कहेंगे जिसकी 6 साइड्स होंगी और एक मतलब ये क्लोज शेप है और 6 साइडेड क्लोज शेप है। ठीक है, अब इसके एक्सटीरियर एंगल को हमने चेक करना है कि वो कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रेगुलर हेक्सागोन की शेप भी बना लूँ, मैंने कोशिश की है कि इसकी 6 साइड्स इक्वल नज़र भी आए। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं कि रेगुलर हेक्सागोन में कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं नॉन ओवरलैपिंग। अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर लें, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 ट्राइंगल्स बन सकती हैं। ठीक है, हर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो है मल्टीप्लाई बाय अगर हम 4 कर देते हैं तो ये कितना बनता है, 720 डिग्री बन जाता है। और एक अगर हमने एंगल देखना हो कि एक एंगल जो इंटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, तो हम 720 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, चूंकि 6 इसके इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, इंटरनल एंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 ये डिवाइड करें तो 120 आता है। अब 120 अगर इंटीरियर एंगल है तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए तरीका ये है कि हम 180 में से इसको माइनस कर लेंगे। तो वन एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री होगा, जो कि बराबर आता है 60 डिग्री के। अब 60 डिग्री को हमने रेडियंस में लेके आना है, चूंकि हमारे ऑप्शन रेडियंस में है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियंस के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर रेडियंस लिख देते हैं, और 60 के टेबल से 61 टाइम 60 63 टाइम होता है 180। तो पाई बाय 3 रेडियन जो होता है 1 एक्सटीरियर एंगल होगा ए रेगुलर जो हेक्सागोन है उसका। तो पाई बाय 3 हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इससे हम जो है वो मार्क कर देंगे। ये चलें जी, पहला ऑप्शन है द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल की बात की जा रही है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं की जा रही, एक्सटर्नल एंगल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल चूंकि मतलब अगर हम इस तरह से बात करें कि ये अगर रेगुलर हेक्सागोन बना हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, चलें इसको एक डिफरेंट कलर में मैं यहाँ पे शो करता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये इसकी साइड एक्सटेंड कर ली मैंने। तो देखिए, एक तो ये एंगल बन रहा है, हमें पता है ये एंगल अगर 120 है तो ये बाहर वाला हमने भी देखा कि ये 60 होगा। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि एक्सटर्नल एंगल तो हम इस तरह भी बना सकते हैं कि अगर इस एंगल को मैं ऐसे एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अब ये तो 120 डिग्री बनेगा, ये भी एक्सटर्नल एंगल है। फिर ये एंगल अगर आप देखें तो ये 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, यानी अब एक्सटर्नल एंगल और एक्सटीरियर एंगल में ज़रा फर्क होता है। अगर तो एक्सटीरियर एंगल की बात की जाती तो पाई बाय 3 था। अब अगर इसके अलावा देखें तो 120 भी बनता है, और 120 को अगर हम रेडियन में देखें तो ये बनता है 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, जो कि ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को हमने अंडरस्टैंड करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी एक्सटर्नल एंगल नॉट एक्सटीरियर, तो फिर इसमें नन ऑफ दीज यानी इसका आंसर इनमें मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल के लिहाज से फिर हम देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल को नहीं देखेंगे, अब एक्सटर्नल एंगल देखेंगे, तो वो फिर हमारा उस लिहाज से जो जवाब है फिर वो मैच नहीं कर रहा इन ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो नन ऑफ दीज जो होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर, यानी कि अगर एक सर्कल है और उसके एंड पॉइंट्स जो हैं उससे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है। ठीक है,
ये मैंने कोशिश की है कि इसको नीट सा बनाऊँ, ये इसका सेंटर है। अब अगर मैं इस पे डायमीटर पहले बना लेता हूँ, ये ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे, इसे हम कहते हैं कि ये कॉर्ड जो है ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर हो गया। अब इससे अगर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ, एक फ़र्ज करें बी पॉइंट से और एक फ़र्ज करें मैं ए पॉइंट से ड्रॉ करता हूँ, तो देखें रेडियल सेगमेंट जो है ये सेंटर से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, और ये रेडियल सेगमेंट हमेशा टेंजेंट के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी ये भी 90 एंगल है, ये भी 90 है। तो अब ये जो दोनों एंगल जो है, अगर आप इसका अल्टरनेट एंगल लें, मतलब अगर ये एंगल देखें तो 90 और इसका अल्टरनेट लें ये 90 है, ठीक है। अब जब अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं दो लाइंस के बराबर हो तो वो लाइन हमेशा पैरेलल रहती है। इसका मतलब ये जो दो टेंजेंट्स लाइन यहाँ पे बनी है ये हमेशा आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, ठीक है। तो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो ए ऑप्शन या पहला जो सर्कल है उसको हम शेड कर देंगे, यानी पैरेलल का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। ये यहाँ से थोड़ा सा मिटा हुआ था, इसको मैंने डार्क किया है। तो इस तरीके से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू, इसकी स्टेटमेंट है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। यानी फर्ज करें ये एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, इसको हम कह लेते हैं ये पॉइंट पी है, और यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, फर्ज करें कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक शेप सर्कल की है। अब इस पी पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इस सर्कल के लिए, तो देखें यहाँ से एक तो टेंजेंट इस तरह बन जाएगा। टेंजेंट कहते हैं एक ऐसी लाइन को जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से, सर्कल के एक पॉइंट से यानी पास करे, ठीक है। फर्ज करें टी पॉइंट से पास कर, ये सर्कल का सेंटर है। इस तरह इस पी पॉइंट से एक और अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल के एक ही पॉइंट से पास होती है और इसके इंटीरियर से नहीं गुजरती, तो वो दूसरा टेंजेंट बन सकता है। इसके अलावा हम और इससे ज़्यादा टेंजेंट्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका मतलब दो टेंजेंट्स बना सकते हैं हम। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो इसका आंसर क्या होगा, टू, यानी दो बना सकते हैं, और ये आपको दिखाई भी दे रहे हैं, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। तो इसी के से इस प्रॉब्लम का आंसर जो है वो क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा जिसमें टू लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट इसकी मतलब जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई देन द सर्कल्स विल। यानी कि अगर ऐसा हो कि दो सर्कल हो, यहाँ पे चले मैं बनाता भी जाता हूँ कि दो सर्कल्स हैं, ठीक है। ये एक फर्ज करें सर्कल वन है, और यहाँ पे बल्कि इसको नीट सा बनाते हैं, ये एक सर्कल है, और इसके साथ ही हम एक और सर्कल जो है वो अटैच कर लेते हैं। जी फर्ज करें कि ये दो सर्कल्स हैं, मैंने नीट करके ड्रॉ कर ली हैं, और अब इनके जो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है, फर्ज करें ये ए बी दो सर्कल्स के सेंटर्स हैं, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ जाता है। अब स्टेटमेंट वो ये कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई देन द सर्कल विल। तो देखें अभी ये वो पॉइंट है जहाँ पे कॉमन पॉइंट है जहाँ पे दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं। ए से सी इस सर्कल का रेडियस है, इसको मैं R1 कह देता हूँ। सी से बी दूसरे सर्कल का रेडियस है जिसे मैं R2 कह देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन पर मौजूद हैं। तो इनके मतलब यहाँ पे पार्टीशनिंग जो की गई है कि अगर ए से सी और सी से बी डिस्टेंस को ऐड किया जाए तो ये ए बी के बराबर आता है, यानी कि R1 प्लस R2 जो है वो यानी दोनों के रेडियस का सम इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करें, जो कि हमें दिखाई भी दे रहा है एक पॉइंट पर टच करें एक्सटर्नली। तो ऑप्शन जो ये है थर्ड वाला जिसमें लिखा हुआ है कि टच ईच अदर एक्सटर्नली, ये बिल्कुल यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, यानी प्रूफ भी हो गया एक तरह से और बात समझ भी आ गई है। अगर हम किसी और अंदाज में इसको समझने की कोशिश कर रहे होते तो ये रिजल्ट जो ऊपर स्टेटमेंट के हवाले से लिखा हुआ है ये ना आता, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी थी कि जो स्टेटमेंट में कंडीशन लगाई गई है वो अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, या वो किस वजह से एग्जिस्ट कर सकती है, अगर हमने उसको देखना है तो वो हम इस प्रॉब्लम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी कैसे ये प्रॉब्लम जो है वो हमने समझे। अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो आपसे डिस्कस करता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकली फाइंड द सेंटर ऑफ एन आर्क ए बी सी। यानी आप अगर कोई भी आर्क ड्रॉ करते हैं, ये आर्क बनी हुई आपको दिखाई देती है। फर्ज करें ये आर्क है एक, ठीक है। अब इस आर्क, चले मैं इसको थोड़ा सा नीट करके ड्रॉ करता हूँ कि फर्ज करें एक, चले मैं आर्क पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। चलें, ये मैंने एक आर्क ड्रॉ की है, इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ कि ए बी, यहाँ पे कोई पॉइंट बी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये ए बी सी एक आर्क है, ठीक है। अब मुझे इसका सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करूं मैं इसका सेंटर, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आर्क के कोई 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमें उन्होंने लेबल ही कर दिए ए बी सी आर्क, तो हम ए को बी से कनेक्ट करेंगे, एक कॉर्ड बन जाएगी, और बी को सी से कनेक्ट कर देंगे, एक और कॉर्ड बन जाएगी। अब हम ये बात जानते हैं कि जो एक सर्कल की कॉर्ड्स होती हैं, अगर उनके हम राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ करें तो वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से इस सर्कल, इस आर्क का, चूंकि आर्क पार्ट ऑफ सर्कल होती है, इसका हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बी सी का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करूं तो वो बी सी के मिड पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। यानी यहाँ से ये मिड पॉइंट है और 90 का एंगल बनाती हुई वो एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। अब उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये होता है कि आप कंपास का रेडियस बी से लेकर सी तक ओपन करें, सी पॉइंट पे रखें कंपास को, इसका सेंटर मतलब रखें सी पॉइंट पर, एक आर्क ऊपर ड्रॉ करें इस जो लाइंस कॉर्ड है उससे, और एक इससे नीचे, फिर बी पॉइंट पे सेम रेडियस रख के ऊपर वाली आर्क को कट करें, नीचे वाली आर्क को भी कट करें, तो इससे ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे तो ये राइट बाई सेक्टर ड्रॉ हो जाएगी बी सी की, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने ए बी का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करना है तो वो ए बी के मिड पॉइंट से पास होगा और 90 का एंगल बनाती हुई वो लाइन ड्रॉ होगी इस तरीके से। बल्कि चलें, काफ़ी हद तक ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे। इसका भी तरीका यही है कि आपने एक दफ़ा ए पॉइंट, यानी रेडियस ए से बी तक को बेशक ओपन कर लें, और फिर एक दफ़ा ए पॉइंट को सेंटर रखते हुए एक आर्क ऊपर, एक आर्क ए बी से नीचे, फिर इसी तरह बी पॉइंट पे रखकर ऊपर वाली आर्क को भी कट करें, नीचे वाली आर्क को भी कट करें। तो इन दोनों ये जो पॉइंट्स आए हैं, इसको P1 इसको P2 पॉइंट कह लें, इनको मिलाएंगे तो ये राइट बाई सेक्टर सेकंड ड्रॉ हो जाएगा। अब जहाँ पे ये दोनों राइट बाई सेक्टर मीट हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे दोनों मीट हो रहे हैं, ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये ओ पॉइंट है, और इसका डिस्टेंस अगर आप देखें तो वो बी से, सी से और ए से बराबर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखें ये ओ पॉइंट जो है वो बी सी के राइट बाई सेक्टर का पॉइंट है, तो ओ का जितना डिस्टेंस सी से होगा उतना ही बी से। सेम इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ए बी के राइट बाई सेक्टर ओ पॉइंट से पास हो रहा है, तो जितना डिस्टेंस ओ का बी से होगा तो उतना ही ए से होगा। यानी ओ का फासला बी से, सी से और ए से, तीनों से बराबर है। इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट सर्कल के पॉइंट है जिसका सेंटर है ओ, ठीक है। तो इसी कैसे ये क्लियर हो जाती है बात कि वाकई हमने जो ये बनाई है डायग्राम वो बिल्कुल दुरुस्त बनाई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ओ को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर सेंटर ऑफ एन आर्क ए बी सी एज रिक्वायर्ड। तो इसी कैसे ये प्रॉब्लम जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।